हेलो बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे गॉस थ्योरम के बारे में। ठीक है ना। तो गॉस थ्योरम में बेसिकली जो है हमको स्टडी करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ठीक है। तो गॉस ने क्या करा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफरेंट सरफेस से निकाल के दिया, उसकी एक थ्योरम दी उसने अपने आप से। ठीक है। तो उसने क्या करा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को और अच्छे से डिफाइन करा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें जो है पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में। ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में क्या पढ़ा था कि मान लो किसी क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या होता था, ये सिंबल किसका था, फ्लक्स का था। ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या थी, ई डॉट डी ए। क्लोज इंटीग्रल किससे डिनोट करता है, क्लोज सरफेसेस को डिनोट करता है। ठीक है। यहाँ पे ई क्या होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, ए क्या होता था, एरियल वेक्टर होता था। ठीक है ना। तो देखो, तो जो है अब ये पॉजिटिव भी होता था और नेगेटिव भी होता था। याद है हमने पढ़ा था कि अगर ये इनक्लोज चार्ज पॉजिटिव चार्ज अंदर रखा होगा तो फ्लक्स क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो एरियल वेक्टर किधर होगा, इधर, ये भी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो देखो एक्यूट एंगल होगा एरियल वेक्टर उसके बीच में, इस केस में तो 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो ये फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सिमिलरली अगर नेगेटिव चार्ज रखा होता अंदर तो ये इनवर्ड डायरेक्शन में फ्लक्स होता था और एरियल वेक्टर क्या होता था, हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है क्लोज सरफेसेस के। ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ और एरियल वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो क्या है, ऑप्टिज एंगल बन जाएगा। तो यहाँ पे जो है 90 जो है एंगल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो है ये हमने पढ़ा था कि इनवर्ड फ्लक्स को हम आउटवर्ड फ्लक्स को पॉजिटिव ले लेते हैं, इनवर्ड फ्लक्स को नेगेटिव हम ले लेते थे। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया, बेसिकली ये डिफाइन किया गया था। ठीक है ना। आगे बात समझ में। अब जो है गॉस ने क्या बोला कि इसने उसको और अच्छे से डिफाइन करने के लिए क्या बोला कि उसने बोला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, क्या बोला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, electric flux through a closed surface placed in a electric field is equal to 1 upon epsilon naught times। अब 1 upon epsilon naught बोला है बेटा, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, या तो वैक्यूम में रखा है या फिर एयर में रखा है। ठीक है। अगर किसी और मीडियम में रखा होता तो 1 upon epsilon, मीडियम की परमिटिविटी आ जाती है, सॉरी, यहाँ पे मीडियम की परमिटिविटी आ जाती, लेकिन जो है ये वैक्यूम और एयर में, तो इसलिए क्या है यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आया है। ठीक है। तो और उस दूसरी चीज कि उस क्लोज सरफेस के अंदर कुछ ना कुछ इनक्लोज चार्ज होगा। ठीक है। तो उसने बोला कि यार 1 upon epsilon नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। ठीक है। तो किसी अगर क्लोज सरफेस में जो है टोटल चार्ज क्यू इनक्लोज रखा हुआ है, क्यू इनक्लोज का मतलब समझ रहे हो कि इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस होंगे, Q1 Q2 हो सकता है बहुत सारे चार्जेस, तो कहीं पे भी लोकेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, इस सरफेस के अंदर होना चाहिए बस। ठीक है। तो इसके अंदर मान लो बहुत सारे चार्जेस, तो क्यू इनक्लोज एक्चुअली में क्या हो जाता है, क्यू इनक्लोज इज द एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस। ठीक है। QI जितने भी उसके अंदर चार्जेस रखे हैं सबका क्या हो जाएगा, वो एल्जेब्रिक एडिशन हो जाएगा। क्यों होगा एल्जेब्रिक एडिशन, क्योंकि चार्ज कैसी क्वांटिटी है, हमारी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। तो फ्लक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 upon epsilon नॉट टाइम क्यू इनक्लोज इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन वैक्यूम और एयर, और वैक्यूम और एयर के अलावा कहीं और रखा हुआ है तो 1 upon epsilon नॉट टाइम क्यू इनक्लोज्ड। ठीक है। आगे बात समझे। बट कंडीशन क्या है, चार्ज मस्ट बी इनक्लोज्ड इनसाइड अ क्लोज सरफेस। ठीक है। अगर बाहर पे कोई चार्ज रखा हुआ है, मान लो यहाँ पे कोई Q1 चार्ज रखा हुआ है, तो इस Q1 चार्ज की वजह से यहाँ पे फ्लक्स कितना होगा, कोई फ्लक्स नहीं होगा, उसको Q इनक्लोज्ड में कंसीडर नहीं करेंगे। Q इनक्लोज्ड में सिर्फ वो चार्ज कंसीडर करेंगे जो इस सरफेस के अंदर रखे हुए हैं। ठीक है। तो ये जो है गॉस लॉ की स्टेटमेंट थी। क्या थी स्टेटमेंट, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस प्लेस्ड इन वैक्यूम और एयर इज इक्वल टू 1 upon epsilon नॉट टाइम क्यू इनक्लोज्ड मतलब चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस। ठीक है। साफ साफ बोला है, इनक्लोज चार्ज मतलब बाहर वाले चार्ज से कोई असर फ्लक्स पे वहां पे नहीं पड़ेगा। ठीक। आगे बात समझ में, अभी समझेंगे उसको एग्जांपल से कि क्यों नहीं पड़ता है। ठीक है। अब ऑब्वियसली हमने फ्लक्स में ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि ये टर्म्स किसके बराबर होती है, ये होती है E डॉट DA के बराबर होती है। ठीक है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला हमें यहां से मिल गया। ठीक है ना। आगे बात समझ में। चलो, तो जो है अब इसको जो है थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। चलो बेटा, तो क्या पढ़ा हमने कि गॉस ने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 upon epsilon नॉट टाइम इनक्लोज्ड चार्ज। ठीक है। क्यू इनक्लोज्ड अपॉन epsilon नॉट इफ चार्ज इज प्लेस्ड इन इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन वैक्यूम और एयर। और ऑब्वियसली ये किसके बराबर होगा, ये होगा क्लोज इंटीग्रल A डॉट D के बराबर, जो हम लास्ट लेक्चर्स में फ्लक्स वाले में पढ़ चुके हैं। ठीक।
तो ये जो है हमारे पास मैथमेटिकल वहाँ पे एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ पे देखो अगर हम समझे इसको तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं कि आउटसाइड चार्ज का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आउटसाइड चार्ज का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप नोट भी कर सकते हो कि आउटसाइड चार्ज जो सरफेस के बाहर जो चार्ज रखा होगा उसकी वजह से वहाँ पे कोई भी फ्लक्स नहीं होगा, मतलब उसकी वजह से जो है टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स कितना होगा, 0 वहाँ पे होगा। ठीक है, फ्लक्स क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक, सेकंड कि आउटवर्ड फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, आउटवर्ड और इनवर्ड फ्लक्स को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। इनवर्ड फ्लक्स समझ रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑब्जेक्ट के इनसाइड अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो देखो अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज हमारे पास दो चार्जेस है Q और -Q। ठीक है, दो चार्जेस हमने रखे हुए। अगर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जैसे जाएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं। सपोज ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी पास हो रही हैं। ठीक है, ऐसे, तो ये जो है मान लेते हैं इनफाइनाइट से होती हुई यहाँ पे आ रही है। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये तो बना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाले टॉपिक में। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिफरेंट सरफेस एरिया कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, सपोज हमने एक सरफेस लिया ये S1। ठीक है, एक सरफेस लिया ये, इसको बोल देते हैं S2। एक सरफेस लिया यहाँ पे, इसको बोल देते हैं S3। और एक सरफेस में हमने इसको टोटल इनक्लोज्ड कर दिया S4। तो अब हमें अगर इन सरफेसेस के थ्रू फ्लक्स बताना है तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इससे आपको गॉस थ्योरम और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अगर मैं बात करूं सरफेस S1 से, S1 के थ्रू फ्लक्स क्या होगा, ये वैक्यूम और एयर में, वैक्यूम में ही रखा हुआ है। ठीक है, या एयर मान सकते हैं। S1 पे अगर हम देखें ये वाला जो सरफेस एरिया है, ठीक है, इसमें सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में जा रही हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं। देखो ध्यान से, सारी की सारी किधर जा रही हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं S1 में, है ना, सारी जा रही है। इसका मतलब जो भी फ्लक्स यहाँ पे होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव फ्लक्स होगा। और होगा कितना फ्लक्स, 1/ε0 टाइम्स, और कितना इनक्लोज चार्ज है, Q। तो इतना फ्लक्स जो है यहाँ पे होगा और कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा। ठीक, आगे बात समझ में। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं S2 सरफेस में। S2 सरफेस में अगर हम बात करें तो देखो ध्यान से, नेगेटिव चार्ज रखा था, एक पॉजिटिव प्लस क्यू रखा है, माइनस क्यू रखा है। ठीक है, सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर आ रही है, इनसाइड आ रही है। इनसाइड जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगे तो एरियल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बीच में एंगल क्या बनेगा, ऑप्टिक एंगल बनेगा, लगभग 180 डिग्री एंगल हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इनवर्ट फ्लक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, और होगा कितना, वैसे वो मैग्नीट्यूड 1/ε0 टाइम Q इनक्लोज, पर क्या होगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक, आगे बात समझें, क्योंकि चार्ज तो टोटल Q इनक्लोज ही Q ही है। ठीक है, अगर हम S3 सरफेस की बात करें, अब S3 में देखो, S3 के अंदर टोटल चार्ज कितना है, क्या इस सरफेस, भले इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है ना, सॉलिड सरफेस है। ठीक है, S3, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, लेकिन क्या इसके इनसाइड कोई चार्ज रखा हुआ है, ध्यान से देखो, अंदर कोई चार्ज है, नहीं है। मतलब टोटल Q इनक्लोज्ड कितना है, यहाँ पे 0 है। तो S3 में Q इनक्लोज्ड कितना है हमारा, 0 है। इस वजह से नेट फ्लक्स भी कितना होगा, 0 होगा। आगे बात समझ में। इसका मतलब अगर हम एक्सटर्नल फील्ड लाइंस में कोई क्लोज बॉडी रखते हैं तो उसके थ्रू फ्लक्स कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि उस बॉडी के अंदर कोई चार्ज वहाँ पे नहीं है। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि एक्सटर्नल फील्ड आ रही होती है और वहाँ पे जो हम ऑब्जेक्ट रख देंगे। ठीक है, इनसाइड चार्ज कितना है, 0 है, तो Q इनक्लोज 0 होने की वजह से वहाँ पे फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब जो है अगर हम नेक्स्ट लें 4th वाला, पर ये कैसे क्लोज बॉडीज हैं, समझ रहे हो बात, ये सारी बॉडीज क्या है, क्लोज 3D बॉडीज, 3D ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर ये रखा हुआ है। ठीक है, अगर हम S4 की बात करें, S4 के अंदर ध्यान से देखो, जो है टोटल इनक्लोज चार्ज कितना है, भले ही सारी की सारी फील्ड लाइंस जो है S4 में ऐसे जा रही हैं। ठीक है, तो Q इनक्लोज कितना है S4 के अंदर भी, देखो टोटल चार्ज
प्लस क्यू माइनस क्यू, एल्जेब्रिक एडिशन 0। तो क्यू इनक्लोज कितना है S4 के अंदर 0। तो इनक्लोज चार्ज कितना हो गया यहाँ पे 0। देखो भले ही एक्सटर्नल फील्ड में नहीं रखा हुआ है, देखो इसमें तो क्या था कि इस वाले में हम ये बोल सकते हैं भाई इनवर्ट फ्लक्स पॉजिटिव आउटवर्ड नेगेटिव, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उतनी ही एग्जिट करेंगे, तो जितना पॉजिटिव फ्लक्स मिलेगा उतना ही नेगेटिव फ्लक्स मिलेगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर मिलेगा तो टोटल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये भी बोल सकते हैं जितना इनवर्ट जाएंगे भाई, जितनी लाइन एंटर करेंगे उतनी ही तो एग्जिट करेंगे, सिंपल सी बात है। तो देखो टू जितना पॉजिटिव इनवर्ट डायरेक्शन में नेगेटिव होगा उतना ही आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, नेट कितना हो जाएगा, नेट हो जाएगा 0। बट यहाँ पे देखो अगर इस सरफेस में ये तो इसके सारी जो है सरफेस के अंदर ही टोटल चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे चार्ज था नहीं, लेकिन जो टोटल चार्ज रखा हुआ है वो टोटल कितना है 0 है। देखो प्लस माइनस, तो 0 होने की वजह से क्यू इनक्लोज कितना हो गया 0 हो गया, तो इस वजह से फ्लक्स भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे समझनी है कि कोई भी क्लोज सरफेस के में अगर चार्ज इनसाइड रखा हुआ है आउटवर्ड फ्लक्स है तो पॉजिटिव, इनवर्ड होगा तो नेगेटिव। अगर एक्सटर्नल फील्ड में कोई क्लोज बॉडी रखी हुई है एक्सटर्नल फील्ड में, ठीक है, जितना एंटर कर रही है उतना ही एग्जिट करेगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव टोटल 0 हो जाएगा। और अगर टोटल इनक्लोज चार्ज ही 0 है तो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम यही बोल सकते हैं कि भाई इसके अंदर भी तो इनक्लोज चार्ज कुछ नहीं है, इसको तो चार्ज ही नहीं है, तो वो भी इस वजह से भी इसको क्या बोल सकते थे 0 यहाँ पे फ्लक्स हो गया, ठीक है ना। तो इस एग्जांपल से जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें यहाँ पे फ्लक्स में निकालना है, ठीक है। चलो बेटा, तो अभी जो है हमने जो है एक टर्म सुनी है बार बार गॉसियन सरफेस। अब ये गॉसियन सरफेस क्या चीज़ है, देखो बेटा कई बार क्या होगा हमें क्लोज बॉडी नहीं दी होगी, हमें सिर्फ चार्ज दिया होगा, ठीक है, तो वहाँ पे हमें एक हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस क्या करते हैं कंसीडर करते हैं। कई बार क्या होगा क्लोज बॉडी दी होगी तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई बार नहीं दी होगी, तो उन केसेस में हम एक हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस क्या करते हैं कंसीडर करते हैं, एंड दैट हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब इस सरफेस को कैसे लेना है उसके लिए कुछ कंडीशंस हमारे पास होती हैं। जैसे फर्स्ट कि गॉसियन सरफेस कैसा सरफेस होगा, एक हाइपोथेटिकल क्लोज, इट मस्ट बी अ क्लोज सरफेस। तो सबसे पहली कंडीशन है कि इट मस्ट बी अ क्लोज सरफेस, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ठीक है, कि जो गॉसियन सरफेस हम लेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे जो है हम कोई चार्ज रखा हुआ है और हमें इस पॉइंट के थ्रू निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, तो वो जो गॉसियन मान लो गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर किया, तो दैट सरफेस मस्ट पास थ्रू दैट पॉइंट, कि ऑब्वियसली कि ई डॉट डी ए के बराबर ही तो होता है फ्लक्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और हमें किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बाय द हेल्प ऑफ फ्लक्स, देखो हम गॉस थ्योरम में जो है फ्लक्स की हेल्प से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं और कूलॉम्स लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड हम उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसी पॉइंट पे निकाल सकते हैं, आप उसकी एप्लीकेशन पढ़ोगे अभी आगे, ठीक है ना। तो मान लो मुझे इस पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस चार्ज की वजह से, और ये जो गॉसियन सरफेस यहाँ पे नहीं दिया हो तो कोई भी क्लोज सरफेस, ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल सरफेस मान लिया। तो कंडीशन क्या है कि फर्स्ट कि दिस सरफेस मस्ट बी क्लोज, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेंगे कि कहीं पे सिलिंड्रिकल सरफेस लिया जाएगा, कहीं पे स्फेरिकल लिया जाएगा, तो क्लोज सरफेस लेंगे। दूसरा वो जो है सरफेस है दैट मस्ट पास थ्रू दैट पॉइंट, उस पॉइंट से क्या होना चाहिए वो पास होना चाहिए जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मस्ट पास थ्रू द पॉइंट जिससे हमें क्या निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है ना। ठीक, थर्ड क्या है, इट कैन बी ऑफ एनी शेप। ऐसा नहीं है कि जनरली हम जो है ये कह सकते हैं भाई स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, हम किसी भी शेप का ले सकते हैं, लेकिन हम प्रिफर किसको करेंगे कि जिसका हम सरफेस इंटीग्रल जो है इजीली निकाल सके। ऑब्वियसली आपको देखा इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे क्या एरियल इंटीग्रल या सरफेस इंटीग्रल करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम कैसा सरफेस प्रेफर करेंगे जिसका हम एरिया जो है इजीली कैलकुलेट कर सकें, तो जनरली ऐसे सरफेस लिए जाते हैं जिनका जो है एरिया इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है, बट ये कोई नेसेसरी नहीं, आप किसी भी जो है शेप एंड साइज का जो है गॉसियन सरफेस ले सकते हो। इट कैन बी ऑफ एनी शेप, बट जो हम प्रेफर करेंगे वो क्या करेंगे रेगुलर शेप्स करेंगे जिसका हम इजीली जो है
सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सके। ठीक, समझ में आ गया पॉइंट। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि ये जो सरफेस हम कंसीडर करेंगे दैट मस्ट बी सिमेट्रिक टू द चार्ज बॉडी। जैसे अभी तो ये पॉइंट चार्ज है, ठीक, तो इसके सिमेट्रिक हमें ऑब्वियसली स्पेयर ही मिलेगा। कहीं पे जो है लाइन चार्ज मिलेगा हमें, पूरा जो है पूरी जो है लाइन जो है वायर जो है चार्ज होगी। तो जो भी हम इसके थ्रू गॉसियन सरफेस मानेंगे वो इस वायर के थ्रू या इस चार्ज के थ्रू क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, सिमेट्रिसिटी मतलब समझते हो कि अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ओवरलैप कर जाए। ठीक है ना, सिमेट्रिक होना चाहिए सरफेस में, ऐसे काटा तो ये एग्जैक्टली इसके ओवरलैप कर जाए। ठीक है ना, तो सरफेस मस्ट बी सिमेट्रिक अबाउट द चार्ज। अब दैट चार्ज कैन बी डिस्क्रीट और कंटिन्यूस चार्ज। ठीक है, तो जो भी डिस्क्रीट या कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया होगा उसमें क्या होना चाहिए, सरफेस हमारा सिमेट्रिक होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशन है बेटा गॉस थ्योरम। चलिए तो अब बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ गॉस थ्योरम की। ठीक है, तो देखो बेटा सपोज हमें एक चार्ज दिया हुआ है Q, तो टोटल Q इनक्लोज चार्ज कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पे Q ही हो गया। ठीक है, सपोज हमें एक Q चार्ज दिया हुआ है और इसकी वजह से जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेंगे। और गॉसियन सरफेस कैसा लेना पड़ेगा, ऑब्वियसली अगर एक पॉइंट चार्ज को इनक्लोज करना है, अगर एक पॉइंट को इनक्लोज करना है तो सरफेस क्या सबसे बढ़िया तरीका है, सिमेट्रिक सरफेस कैसा होगा, स्फेरिकल सरफेस होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि हमें कैसा सरफेस लेना पड़ेगा, यहाँ पे सिमेट्रिक सरफेस लेना पड़ेगा। और चार्ज कहाँ होना चाहिए, उसके सेंटर पे होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, r डिस्टेंस। तो सपोज किसी पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, तो मैंने क्या करा, उसका एक सिमेट्रिक सरफेस ले लिया, दैट सरफेस इज स्फेरिकल। तो देखो डिपेंड करता है कंडीशन पे, कहीं पे स्फेरिकल होगा, कहीं पे सिलिंड्रिकल होगा, कहीं पे हमारा क्यूब बनेगा। ठीक है, तो वो कंडीशन पे बेस होगा। पॉइंट चार्ज के लिए सबसे बढ़िया क्या है, स्फेरिकल सरफेस लो, सिमेट्रिक भी है और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, और ऑब्वियसली इस पॉइंट पे चाहिए था, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड दैट पॉइंट, कूलम्स लॉ के। ठीक है, के क्या होता है, कूलम कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही था इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू बाय आर स्क्वायर, यही होगी इस पॉइंट की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब हमें निकालना है फ्लक्स। तो फाई इज इक्वल टू क्या था, इंटीग्रेशन ए डॉट डी ए हमने पढ़ा है। ठीक है, तो अगर इस स्फेरिकल सरफेस में अगर मैं यहाँ पे स्मॉल एरियल वेक्टर लेता हूँ तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा डी ए वैक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है, इधर की तरफ है। तो ई और डी ए के बीच में एंगल थीटा कितना है, थीटा इज 0 डिग्री। तो ए डॉट भी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो कॉस 0 1। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन ई डी ए। अब देखो ध्यान से कि इस पूरे गॉसियन सरफेस में मैं कहीं पे भी ले लूँ, अगर एक स्फेयर के सेंटर पे कोई चार्ज रखा हुआ है तो सेंटर से स्फेयर के किसी भी पॉइंट पे अगर लें तो डिस्टेंस कितनी होगी, आर ही होने वाली है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इसके सरफेस पे, यूनिफॉर्म होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज कांस्टेंट। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है कि अगर मैंने ये डिस्टेंस फिक्स कर दी तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी हमारी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी तो वो क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। अब डी ए का मतलब क्या है, सरफेस एरिया, छोटे छोटे पार्ट होंगे ना, डी ए, तो पूरा सरफेस एरिया मिलेगा हमें वहाँ पे। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है इसका स्फेयर का, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई मल्टीप्लाई बाय सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया होता है ना 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो देखो ध्यान से, तो देखो बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, के की वैल्यू क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मतलब कि अगर मैं क्या लिया है, वैक्यूम या एयर लिया है। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 पाई आर स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, 4 पाई से 4 पाई गया, हमें मिला Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और Q क्या था हमारा, टोटल इनक्लोज्ड चार्ज जो इस सरफेस के अंदर था। तो इस तरह से हम जो है इजीली गॉस थ्योरम को क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक, आगे बात समझे। अब गॉस थ्योरम से ऑब्वियसली हम कूलम्स लॉ भी प्रूफ कर सकते हैं। अगर ये इसको रिवर्स में चला दें तो ये लॉ भी क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए गॉस थ्योरम।
ठीक है। तो आगे के इस जो है गॉस थ्योरम वाले वीडियोस में जो हम पढ़ेंगे, आगे इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इसका पूरा सीरीज एक चलाएंगे इसके ऊपर, ठीक है ना। ओके बेटा, ओके, गुड लक, बाय।